अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सोशल साइकोलॉजी में कल हमने डिस्कस किया था सोशल फैसिलिटेशन और सोशल इनहिबिशन। ठीक है जी। सोशल फैसिलिटेशन क्या था कि दूसरे लोगों की मौजूदगी में जो है हम जब देखते हैं कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे इर्द गिर्द और भी लोग हैं और वो लोग हमें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हमें ये लगता है अगरचे वो ऑब्ज़र्व ना भी कर रहे हों, तो उस दौरान जब हम किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हों या ऑब्ज़र्वर्स मौजूद हों, तो जो हमारी परफॉर्मेंस होती है वो बेहतर हो जाती है। हम पहले से अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। हम जो हमारा टास्क है उसको बेहतर तरीके से करना शुरू कर देते हैं और जल्दी करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि जो हमारी जो परफॉर्मेंस या रिलायबिलिटी है उसमें एक्यूरेसी भी आ जाती है, उसमें प्रिसीजन भी आ जाती है, उसमें जो है वो तेज़ी भी आ जाती है। ठीक है। सोशल लोफिंग क्या था कि दूसरों की मौजूदगी में हमारा काम जो है वो पहले से ज़्यादा स्लो हो जाता है। लेकिन आज के टॉपिक में जस्ट हम सोशल फैसिलिटेशन को ही डिस्कस करेंगे, सोशल फैसिलिटेशन को ही आगे लेकर चलेंगे। इसको सिंपली हमने कल भी इस चीज़ की एग्जांपल दी थी कि सोशल फैसिलिटेशन थ्योरी क्या कहती है। सोशल फैसिलिटेशन थ्योरी ये कहती है कि जो साइकिलर है या जो साइकिलिस्ट होंगे वो दूसरे लोगों की मौजूदगी में जो है वो तेज़ी से साइकिल चलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो दूसरे लोगों को अपने अगेंस्ट उस वक्त कॉम्पिटेंट कंसीडर कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे अच्छे तरीके से याद है एक थोड़ा सा आप लोगों से ये इंसिडेंट कि हम जब स्कूल जाते होते थे साइकिल्स के ऊपर, ठीक है, तो हम जब अकेले होते थे तो हम लोग बड़ी देर से स्कूल जाते थे या ज़्यादा टाइम ले लेते थे। तो जब हम ग्रुप्स की सूरत में जाते थे तो एवं ही मतलब कि साथ वाला हमारे साथ रेस लगाता ही नहीं था, लेकिन ऐसे लगता था कि ये हमारे साथ रेस लगाता, तो एक भगाता तो साथ दूसरा भी भगा लेता था एवं ही। हालांकि उसको बेशक वो जानता भी ना हो, लेकिन फिर भी वो ना ऐसे ही पंगों पंगों में जनाब। तो इसको भी जो है वो सोशल फैसिलिटेशन कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सोशलाइजेशन, द सोशल फैसिलिटेशन थ्योरी, cyclists tend to ride faster in the presence of their opponents than when competing against time. So social facilitation क्या है? अदर्स प्रेजेंस से क्या होगा, जब दूसरे लोग वहाँ पर मौजूद होंगे तो अरोजल आएगा। अरोजल से क्या होगा, वो अरोजल जो है वो स्ट्रेंथन्स, द अरोजल विल स्ट्रेंथन्स एंड डोमिनेट्स आवर रिस्पॉन्स, बल्कि हमारा जो डोमिनेंट रिस्पॉन्स है उसको वो ताकत देगा और हमारे बिहेवियर को, इजी बिहेवियर को बढ़ाएगा, इन्हेंस करेगा हमारे इजी बिहेवियर को और इम्पेयर करेगा हमारे डिफ़िकल्ट बिहेवियर को। ठीक है। इसके साथ ही सोशल फैसिलिटेशन की जानब हम जाते हैं। देखिए, वो ये कह रहा है कि सोशल फैसिलिटेशन जो है उसमें सोशल फैसिलिटेशन जो है उसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट है किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस में जब वो
काम कर रहा होता है दूसरे लोगों के साथ अकेला होने की बजाय। इससे मज़ीद ये है कि जब वो काम करेगा दूसरे लोगों के साथ तो सोशल फैसिलिटेशन जो है वो होती है सिर्फ दूसरे लोगों की मौजूदगी होने से। अकर्स इन द मेयर प्रेजेंस ऑफ द अदर पीपल्स। मेयर प्रेजेंस से मुराद है कि दूसरे लोगों के साथ उसका कंपटीशन है नहीं है, वो उसको देख रहे नहीं है, सिर्फ उनके मौजूद होने से ही उसका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद देखें, प्रीवियस रिसर्च हैज़ फाउंड दैट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव्ड बाय co-action performance performing a task in the presence of others who are performing the similar task and having the audience help performing the certain task। अब जो रिसर्च है वो ये बताती है कि को एक्शन की वजह से, को एक्शन कहते हैं इकट्ठे काम की वजह करने, इकट्ठे काम करने से या वो टास्क परफॉर्म करने से जब दूसरे लोग मौजूद होंगे जो कि सिमिलर टास्क परफॉर्म करें, वही काम जो दूसरे लोग कर रहे हैं, या फिर ऑडियंस के मौजूद होने से, या फिर जो है वो सर्टेन टास्क जब आप परफॉर्म करें तो आप बेहतर तरीके से काम करेंगे। जो एग्ज़ाम्पल है उसमें देखें, एग्ज़ाम्पल जो है वो को एक्शन की वो बढ़ाती है सोशल फैसिलिटेशन को। इसको आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स में देख सकते हैं, जैसा कि साइकिल्स की एग्ज़ाम्पल, साइकिलिस्ट की एग्ज़ाम्पल उसमें दी है। एक एग्ज़ाम्पल जिसमें ऑडियंस जो हैं वो सोशल फैसिलिटेशन को ट्रिगर करते हैं, उनको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। वेट लिफ्टर्स के दरमियान में भी बात समझ आ गई कि नहीं। तो वेट लिफ्टिंग करते हुए जब वो अकेला करेगा तो वो इतना ज़्यादा वज़न नहीं उठाएगा, जब लोग उसको देख रहे होंगे तो वो जनाब साहब वो ज़्यादा वज़न उठा लेगा, जिसको क्या मैं कहूँ आम ज़ुबान में, पंजाबी में उसको फूट फूट में कहते हैं कि जनाब दूसरे लोगों को दिखाने के लिए फूट फूट के अंदर ही वो जो है वो ज़्यादा काम करना शुरू कर देगा। सो सोशल फैसिलिटेशन हैज़ ओकेजनली बीन एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट सर्टेन पीपल्स। अच्छा बेटा, मैं इस तरह के वर्ड्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपको एक्चुअल में चीज़ की समझ आ जाए कि होती क्या है। जब आपको एक्चुअल में समझ आ जाएगी तो फिर मेरे ख्याल से आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी तरह की क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो सोशल फैसिलिटेशन हैज़ ओकेजनली बीन attributed to the fact that certain peoples are more susceptible to social influence। अब सोशल फैसिलिटेशन ये भी बताती है कि ख़ास तरह के लोग जो हैं वो ज़्यादा असर करते हैं। विद एन आर्ग्यूमेंट दैट पर्सनैलिटी फैक्टर्स कैन मेक दीज पीपल्स मोर अवेयर ऑफ वैल्यूएशन। कि इस तरह के लोग जो हैं, मतलब कि सब लोगों के ऊपर सोशल फैसिलिटेशन वाला कानून जो है वो असरअंदाज नहीं होगा, कुछ लोगों के ऊपर जो कि पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं, जो कि जो एवेलुएशन को से जो वाक़फ़ है वो है। तो इसमें यर्स डॉटसन लॉ क्या है, वो सोशल फैसिलिटेशन के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, और वो क्या बयान करता है कि मेयर प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल्स will enhance the performance in speed and accuracy। सिर्फ दूसरे लोगों की मौजूदगी ही स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ा देती है। वेल प्रैक्टिस टास्क, उन कामों में जिनके अंदर हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा है, बट विल डिग्रेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ लेस फेमिलियर टास्क। ये बात बड़ी अहम है। देखें, दूसरे लोगों की मौजूदगी सारे कामों को नहीं बढ़ाती, सारे कामों की परफॉर्मेंस को नहीं बढ़ाती। जो यर्क्स डॉटसन लॉ है वो ये हमें बताता है कि दूसरे लोगों की मौजूदगी हमारे उन कामों की स्पीड एक्यूरेसी को बढ़ा देगी जो हमें अच्छे तरीके से करने आ रहे हैं, और वो काम हम नहीं करेंगे दूसरे लोगों की मौजूदगी में जो हमें नहीं आ रहे। ऐसे होता है कि नहीं? ऐसे होता है भाई। अच्छा, कुछ लोग हमें देख रहे होते हैं तो जो काम, अगर तो वो काम हमें आता है तो हम बड़े जनाब दिखा के करेंगे, उनको तेज़ी से करेंगे, फुर्तियाँ दिखाएंगे।
लेकिन अगर वो काम हमें नहीं आता और लोग वहाँ पे जमे हैं तो हम अंदर से शर्मिंदा होंगे, हम आने बहाने से जनाब उसको टाल मटोल कर के ना उसको डिले करने की कोशिश करेंगे कि ये थोड़ा साइड पे हटें और फिर मैं जनाब साहब इसको करूँ। तो यही जनाब साहब यर्स दैट्स है। सो कंपेयर्ड टू द परफॉर्मेंस व्हेन अलोन, तो जब अकेले होते हैं उसकी परफॉर्मेंस से कंपेयर करने के लिए, व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर दे टेंड टू परफॉर्म बेटर ऑन सिंपलर वेल रिहर्सड टास्क एंड वर्स ऑन द कॉम्प्लेक्स और न्यू वंस। तो वो काम जो पहले से करते रहे हैं वो बेहतर हो जाएंगे, नए काम अगर करने पड़ जाएं या वो काम जो मुश्किल है तो वो उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। सो द ऑडियंस इफेक्ट attempts to explain the psychologically why the presence of the audience lead to the people performing task better in the cases and worse in the others. So audience effect, जो audience effect है वो ये explain करता है कि psychologically कि क्यों audience की जो मौजूदगी है वो लोगों को जो टास्क है उनको बेहतर परफॉर्म करने में हेल्प देती है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में जो है वो कम। सो ये जो आइडिया है ये फर्दर एक्सप्लोर किया गया जब स्टडी की गई। उसने ये दिखाया कि जो पैसिव ऑडियंस है वो फैसिलिटेट करते हैं बेटर परफॉर्मेंस को सिंपल टास्क की, जबकि अदर स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि प्रेजेंस जो है पैसिव ऑडियंस की वो इनहिबिट करती है परफॉर्मेंस को मुश्किल टास्क के। ठीक है ना, तो मुश्किल टास्क की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी और सिंपल टास्क की परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा होगी। So one that was not practiced possibly due to the psychological pressure or stress. अब इसके बाद हिस्ट्री है। सोशल फैसिलिटेशन को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस की डिफरेंटली, जब वो मतलब कि उस बंदे की जो परफॉर्मेंस है वो मुख्तलिफ हो जाएगी, दूसरों की मौजूदगी में और होगी और उनकी गैर मौजूदगी में और होगी। स्पेसिफिकली इंडिविजुअल्स परफॉर्म बेटर और सिंपलर or well research या rehearsed task and perform worse on complex or new ones. So in relation to this there are three main empirical relationships which can activation, evaluation and attention theories. तो ये तीन तरह की चीज़ें आ जाएंगी उसमें, एक्टिवेशन, एवेल्युएशन और अटेंशन थ्योरीज। एक्टिवेशन थ्योरी क्या बयान करती है? अब इसमें एक्टिवेशन थ्योरी ये बयान करती है कि किस तरह से फिजियोलॉजिकली अरोज्ड और किस तरह से जो है हमारे फंक्शंस को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है दूसरे लोगों की प्रेजेंस। अरोज्ड का मतलब देते हैं कि उभार, तरगीब देना, किसी को काम करने की तरफ उभारना, ललचाना, तरगीब देना। जो एवेल्युएशन थ्योरी है दूसरी, वो क्या बयान करेगी? वो ये बयान करेगी कि सिस्टमेटिक असेसमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं उस वर्थ की या उस मेरिट की किसी ऑब्जेक्ट के। जो अटेंशन थ्योरी है तीसरी, ये जो है टेक इनटू अकाउंट पोजेशन इन द माइंड इंक्लूडिंग, कि माइंड के अंदर किस तरह से पोजेशन होती है जिसमें हम या फोकलाइजेशन को हम शामिल करेंगे या कंसंट्रेशन को या कॉन्शियसनेस को, कि फोकलाइजेशन, कंसंट्रेशन या कॉन्शियसनेस किस तरह से हमारे माइंड की पोजेशन के ऊपर असरअंदाज होती है। 2010 की स्टडीज़ की गई तो डोनेशन का जो रेट था वो ज़्यादा हो गया दूसरे ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में, और न्यूरो इमेजिनिंग जो है उसने ये जाहिर किया कि दूसरे लोगों की जो प्रेजेंस है वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती है एक्टिवेशन को, वेंट्रल स्ट्रैटम को, बिफोर द चॉइस ऑफ वेदर और नॉट टू डोनेट। मतलब कि जो डोनेशन है, अगर देखें ना अक्सर लोग अगर कोई चीज़ डोनेट करना चाह रहे हैं तो जब वाह लोग होंगे तो वो ज़्यादा डोनेट कर देंगे। अच्छा, इसकी बहुत ही एक फ़नी सी एग्ज़ाम्पल मुझे याद आ रही है, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ मुल्तान में एक ऐसी जगह है कि यहाँ पर एक मस्जिद है, अगर कोई 100 रुपये भी देता है तो इमाम साहब जनाब जाके ऐलान करते हैं कि फ़लाँ बंदे ने किस मकसद के लिए दिए वो भी देते हैं, अपने बेटे के पास होने की खुशी में जनाब 100 रुपया मस्जिद को दिया, वो ऐलान कर देंगे। क्यों ऐलान करते हैं? ताकि दूसरे लोग भी इसको देखें और आएँ और पैसे जनाब मस्जिद मिलें। तो ये भी सोशल फैसिलिटेशन है।
आप लोगों ने सोशल साइकोलॉजी पढ़ी या ना पढ़ी हो, इमाम साहब पढ़ी बैठे हैं, ठीक है। इसके बाद देखें मेजर थ्योरेटिकल अप्रोच क्या है। जो मेजर थ्री अप्रोचेज हैं सोशल फैसिलिटेशन में, वो हैं एक्टिवेशन, एवेलुएशन और अटेंशन थ्योरी। एक्टिवेशन थ्योरी जो है वो रिजल्ट को रिलेट करती है सोशल फैसिलिटेशन के साथ। एवेलुएशन थ्योरी जो है वो बताती है कि किस तरह से हम ऑडियंस अफेक्ट करते हैं सोशल फैसिलिटेशन को। और अटेंशन थ्योरी जो है वो इफ़ेक्ट को डिस्ट्रैक्शंस के इन्वायरमेंट के अंदर जो सोशल फैसिलिटेशन को देती है। अच्छा, अभी ये एक पिक्चर है, इसको ज़रा आप देखें। अकेले अगर आप भागें तो आप तेज़ी से भागेंगे, या कोई कुत्ते शुत्ते वाला अगर चक्कर हो जाए तो अगर कोई कुत्ते शुत्ते वाला चक्कर हो जाए तो जनाब स्पीडें, जूता भी नहीं पता चलता, और वो दीवार भी फलांग जाते हैं हम, जो नॉर्मली सिर्फ हम सोच ही सकते हैं कि मैं इसके ऊपर चढ़ भी नहीं सकता। तो जनाब ये भी सोशल फैसिलिटेशन है, ठीक है ना। अब देखें एक्टिवेशन थ्योरी, जो सबसे पहले थ्योरी है 1956 के अंदर जो है रॉबर्ट ज़ेजॉन, ठीक है ना, ज़ेजॉन ने कोशिश की कि वो फिगर आउट करे कुछ स्टडीज़ को, और जो कि उसने दिखाए लोगों की परफॉर्मेंस के ऊपर, और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कम होती है, हिंडर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर रदर देन बीइंग मेड मोर एक्यूरेट। अच्छा, ज़ेजॉन्ग ने यह दिखाया कि किस तरह से दूसरे लोगों की मौजूदगी में किसी की परफॉर्मेंस जो है वो कम होती है बढ़ने के बजाय। उसने एक एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया। एक्सपेरिमेंट क्या था कि समवन डूइंग अ सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स टास्क इन फ्रंट ऑफ अदर्स। उसने दूसरे लोगों की मौजूदगी में मतलब कि काफ़ी ऑडियंस को बिठाया और किसी बंदे को दो काम दिए। एक काम वो था कि जो आसान था, और एक काम वो था कि जो मुश्किल था। तो उसने देखा कि लोग आसान काम ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ करते हैं, और जो मुश्किल काम है उसको नहीं करते, उसमें उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो ही फाउंड दैट व्हेन पीपल वर परफॉर्मिंग अ सिंपल टास्क इन द प्रेजेंस ऑफ द अदर्स, they would complete it with greater accuracy, and when they are alone, जब वो सिंपल टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे तो वो दूसरे लोगों की मौजूदगी में सिंपल टास्क बड़े अच्छे और एक्यूरेट तरीके से करेंगे, बजाय इसके कि जब वो अकेले होंगे। तो दिस वाज समथिंग मोस्ट साइकोलॉजिस्ट वर अवेयर ऑफ एट दिस टाइम। तो वो कह रहे हैं कि इस चीज़ से वो कुछ साइकोलॉजिस्ट जो है उस वक्त वाकफ़ नहीं थे। ताहम जो जॉनिक ने किया कि जो रेवोल्यूशनरी है इस वक्त में पीरियड को जो था कि व्हेन पीपल अटेम्प्ट टू परफॉर्म टास्क विच आर मोर कॉम्प्लेक्स और विच दे आर नॉट फेमिलियर, दे कंप्लीट इट विद लेस एक्यूरेसी व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर देन दे आर अलोन। तो उसने ये देखा कि वो काम जो मुश्किल हैं, या वो काम जो पहले उन लोगों ने नहीं किए हुए, वो काम अब दूसरे लोगों की मौजूदगी में ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ नहीं होंगे। आई समझ? ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ नहीं होंगे, बजाय इसके कि वो काम वो अकेले तो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो काम जो उनको नहीं आते वो दूसरे लोगों की मौजूदगी में ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ नहीं होंगे। तो इसको हम सोशल इनहिबिशन कहते हैं। इस तरह से सोशल लूफिंग या सोशल इनहिबिशन जो है वो पैदा हुई। अब है अल्टरनेस थ्योरी या अल्टरनेस हाइपोथेसिस। अलर्टनेस हाइपोथेसिस क्या कहती है? जो अलर्टनेस हाइपोथेसिस है वो ये बताती है कि जो लोग हैं, पीपल्स आर अनसर्टेन ऑफ हाउ ऑब्जर्वर्स विल एक्ट, कि लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता कि ऑब्जर्वर किस तरह से जनाब साहब एक्ट करेंगे। हाल इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, दूसरे लोगों की मौजूदगी में उनको पता नहीं होता कि वो किस तरह से एक्ट करें। सो दे बिकम मोर अलर्ट बिकॉज द परफॉर्मेंस विल बी
अनसर्टेन अबाउट हाउ द ऑब्जर्वर विल एक्ट इन द सिचुएशन। अच्छा भी लोग क्यों फिर अच्छा काम करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि यार ये मेरी बड़ी मज़े की चीज़ है। अगर आप किसी को देख रहे हैं ना, उसको पता नहीं चलेगा। फ़र्ज़ करें आप कोई काम कर रहे हैं, अब देखने वाला आपको देख रहा है, आपको नहीं पता कि उसको वो काम आता है या नहीं आता, लेकिन आपका दिल कहेगा कि यार वो देख रहा है मुझे, है मैं अच्छे से करूं। अब अगले बंदे को भले उस चीज़ की खबर भी ना होगी ये कर क्या रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम उस चीज़ को बेहतर करेंगे। इट इज़ हाईलाइटेड अल्टरनेस या अलर्टनेस, heightened alertness which causes them to perform better on the task। तो ये उनको बहुत ज़्यादा अलर्ट कर देगा कि यार वो मुझे देख रहे हैं। अच्छा अक्सर ये रिकमेंडेड है, आप लोग भी देखिएगा कि जो गार्ड होता है, एक तो आम गार्ड है ना, एक जो ख़ास किस्म के गार्ड होते हैं वो ब्लैक कलर का चश्मा पहनते हैं, उनके लिए रिकमेंडेड होता है। क्यों, ऐसा क्यों है, सोचा कभी? ऐसा इसलिए है बेटा जी कि अब ब्लैक कलर का चश्मा पहनने से उनकी आंखें नज़र नहीं आएंगी और हर देखने वाले को यही लगेगा कि गार्ड मेरी तरफ देख रहा है, तो इस तरह से वो कोई हैंगी फैंकी नहीं करेगा। आई समझ? तो इसलिए वो कह रहा है कि जो अलर्टनेस हाइपोथेसिस है वो ये बताती है कि दूसरे लोगों की मौजूदगी में हम ये समझते हैं कि शायद उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए हम अच्छा करते हैं। फिर है मॉनिटरिंग हाइपोथेसिस। मॉनिटरिंग हाइपोथेसिस जो है वो क्या करती है, वो ये बताती है कि सोशल फैसिलिटेशन का जो इफ़ेक्ट है वो नहीं होता when the performance is familiar with the observer in the situation। वो कह रहा है कि मॉनिटरिंग थ्योरी ये कहती है कि जो सोशल जो है फैसिलिटेशन है उसका जो इफ़ेक्ट है वो नहीं होता जब परफॉर्मर जो है वो फेमिलियर होता है ऑब्जर्वर या सिचुएशन से। देखें, दिस इज़ बिकॉज इन दोज केसेस द परफॉर्मर नोज हाउ टू ऑब्जर्वर विल रिस्पॉन्ड और हाउ द सिचुएशन विल टेक प्लेस। ये इसलिए होता है कि जो वो केसेस जिसमें परफॉर्मर को पता होता है कि किस तरह से ऑब्जर्वर जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा या किस तरह से जो है वो सिचुएशन को लेकर चलेगा, लिहाजा इन सिचुएशन में परफॉर्मेंस अरोजल नहीं होगा। अगर परफॉर्मर को पता चल जाता है कि देखने वाले किस तरह से उसको जवाब देंगे या किस तरह से उसका रिस्पॉन्स करेंगे, तो उसमें फिर सोशल जो फैसिलिटेशन है वो इंक्रीज़ नहीं होगी। सो अगर पर्सन अनफेमिलियर है उन ऑब्जर्वर से या सिचुएशन से, तो वो अपने एक्सपीरियंस को या अनसर्टेनिटी को उसका जो अरोजल है फिर वो इंक्रीज़ होगा। बट अगर वो फेमिलियर है तो फिर नहीं, मतलब कि अगर तो वो ऑडियंस के साथ फेमिलियर है तो उसके अंदर जो है वो सोशल फैसिलिटेशन नहीं होगी। बात समझ आ गई कि नहीं? अब ज़रा बात को गौर से देखें, मॉनिटरिंग हाइपोथेसिस क्या कहती है। और यार आप अपने उन लोगों के सामने, फिर वो कहता है कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी जिनको आप जानते हैं, उन लोगों के सामने आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी जिनको आप नहीं जानते। देखें, अब हम कोई काम कर रहे हैं ना, हमें पता है कि हमारा भाई छोटा हमें देख रहा है, वो तो 24 घंटे हमारे साथ रहता है, तो हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर हमसे काम कोई उल्टा भी हो जाएगा तो हमें पता है कि यार कोई बात नहीं, अपने बंदे हैं। लेकिन अगर हमें पता होगा कि यार वो लोग हमें देख रहे हैं जिनको आप जानते नहीं हैं, जिनसे आप वाकिफ़ नहीं हैं, तो गैर वाकिफ़ के सामने आप वो काम अच्छे तरीके से करेंगे, वाकिफ़ के सामने आप उसको नॉर्मली लेंगे। ये है सोशल अपना मॉनिटरिंग हाइपोथेसिस। फिर है चैलेंज एंड थ्रेट हाइपोथेसिस। चैलेंज एंड थ्रेट, चैलेंज कहते हैं किस चैलेंज को, थ्रेट आपको होता है। सो चैलेंज एंड थ्रेट हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट पीपल परफॉर्म वर्स ऑन कॉम्प्लेक्स टास्क and better on simple task when in the presence of other because of the type of cardiovascular response to the task। वो कहता है, ये भी वही कहता है कि जो मुश्किल काम होंगे वो देर से करेंगे या कम करेंगे और जो आसान काम होंगे वो जल्दी करेंगे। जब परफॉर्म कर रहे हों वो सिंपल टास्क दूसरे लोगों की मौजूदगी में,
पीपल जो है वो नॉर्मल कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्स शो करवाएंगे। ताहम जब वो कॉम्प्लेक्स काम कर रहे होंगे तो फिर वो जो है वो कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्स जो है वो होगा उनका सिमिलर उस तरह से जैसे कि वो थ्रेटिंग पोजीशन में हो। ऐसा है कि नहीं? और बड़ी मज़े की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ये ज़रा सुने ज़रा। जब आपको पता हो कि आप वो काम सही से कर लेते हैं तो आप उसको नॉर्मली करते हैं। अगर दूसरे लोग मौजूद होंगे और आपको काम नहीं आता होता तो हाथ पांव कांपते हैं कि नहीं कांपते? दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है। ये है चैलेंज एंड थ्रेट थ्योरी। कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्स से मुराद है कि आपकी दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर। तो जब आपको कोई काम नहीं आ रहा और बहुत ज़्यादा लोग आपको देखने वाले हैं तो फिर क्या होगा? मैं आपको अभी डाइस पे खड़ा कर दूं उस बंदे को जिस बेचारे को डाइस पे खड़ा होकर बोलना नहीं आता, तो उसका क्या होगा? कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा ही नहीं, उसका तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी, सांसें भी जल्दी चलेगा, पसीना भी आ सकता है इसको। दिस इज कॉल्ड द चैलेंज एंड थ्रेट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है एवेल्युएशन अप्रोच। अच्छा, 1968 में जो है वो ग्लास और हेंचे ने प्रपोज किया एवेल्युएशन अप्रोच को सोशल फैसिलिटेशन में। तो एवेल्युएशन एप्रीहेंशन हाइपोथेसिस, एवेल्युएशन एप्रीहेंशन हाइपोथेसिस क्या है? वो ये बताती है कि इट इज़ नॉट द मेयर प्रेजेंस ऑफ द अदर्स दैट इंक्रीजेज द इंडिविजुअल एक्टिवेशन या अरूजल बट रदर देन फियर ऑफ बीइंग एवेल्युएटेड बाय एन ऑडियंस। बात समझ आई कि नहीं? वो ये कहता है, एवेल्युएशन एप्रीहेंशन हाइपोथेसिस ये कहती है कि सिर्फ दूसरे लोगों की वहाँ पर मौजूदगी ही नहीं, बल्कि अगर हमें ये भी पता चल जाए कि कोई हमें सुन भी रहा है ना काम करते हुए, तो भी हम काम अपना अच्छे से करते हैं। बात समझ आ गई ना? सो दे स्टडीड द रिएक्टिविटी ऑफ मेल हाई स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स वेयर देयर रिस्पॉन्स were based on the strength they developed through prior training, and found that the groups who felt their performance was being evaluated had more dominant response than the group who were simply in the presence of audience without being evaluated. They were so alone. ओके होगी बात कि बच्चों के ग्रुप में देखा गया है स्कूल के कि जिनको सुनने वाले या देखने वाले थे उनका काम ज़्यादा अच्छा हो गया, जो अकेले कर रहे थे उनका काम ज़्यादा अच्छा नहीं। फिर है वैल्यूएशन एप्रीहेंशन थ्योरी। 1972 में निकोलस कॉट्रेल जो है वो आया एवेल्युएशन एप्रीहेंशन थ्योरी के साथ। तो इस थ्योरी में क्या है? यही थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि द एवेल्युएटिव प्रेशर as the source of increased productivity in the presence of others rather than arousal response identification by the Zhejiang। ठीक है ना, कि जो प्रेजेंस है वो एज अ सोर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है वो काम करेगी, सोर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना, दूसरे लोगों की मौजूदगी में जो है वो दूसरे लोगों की मौजूदगी एज अ सोर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी या अरोजल के तौर पे काम करेगी। ये थ्योरी अज्यूम करती है कि लोग द पीपल्स लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट द सोर्स ऑफ मोस्ट रिवार्ड एंड पनिशमेंट आर other peoples they interact with. So therefore the people associate the social situation with evaluation and hence feel apprehension in the presence of others। लिहाजा लोग जो हैं वो सोशल सिचुएशंस के अंदर दूसरे लोगों को अपने साथ शामिल समझेंगे और इस तरह से वो बेहतर काम करेंगे। तो एवेल्युएशन एप्रीहेंशन इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑन सिंपल टास्क। एवेल्युएशन एप्रीहेंशन जो है वो आप उनके परफॉर्मेंस के जो सिंपल टास्क हैं बढ़ाएगी, लेकिन कॉम्प्लेक्स टास्क को कम कर देगी। ये देखिए, प्रेजेंस ऑफ अदर है, इंक्रीज एक्टिवेशन है, इंक्रीज प्रोबेबिलिटी है डोमिनेंट एक्शन की, तो सोशल फैसिलिटेशन है। अगर नहीं होगी तो सोशल फैसिलिटेशन किसकी होगी? सिंपल टास्क की। और सोशल इनिबिशन किसकी होगी? कॉम्प्लेक्स टास्क की। इसी के साथ ही सेल्फ प्रेजेंटेशन थ्योरी है।
सेल्फ प्रेजेंटेशन थ्योरी जो है एक अदर एवेलुएशन अप्रोच है सोशल फैसिलिटेशन की। तो थ्योरी जो है ये पॉइंट्स देती है कि सोशल फैसिलिटेशन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द पीपल मोटिवेशन टू मेंटेन द पॉजिटिव सेल्फ इमेज और फेस इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। सेल्फ प्रेजेंटेशन से क्या मराद है कि लोगों की नज़र में अपना इमेज अच्छा बनाने के लिए लोग ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। सो दिस मोटिवेशन लीड्स टू द पीपल टू बिहेव इन वेज टू फॉर्म द गुड इम्प्रेशंस एंड देयरफॉर रिजल्ट्स इन द सोशल फैसिलिटेशन एंड इवैल्यूएशन सिचुएशन। और इसकी मैं बड़ी एक आम सी एग्जांपल दूँ, बड़ी हंसी वाली एग्जांपल है। हम लोगों की नज़र में अपना इमेज अच्छा करने के लिए जब लोग हमें देख रहे होते हैं तो हम अच्छे तरीके से सारे काम करते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो फिर अक्सर लोगों को खाना खाते देखा करें घर में जनाब घर में अगर खाना खा रहे हैं तो अल्लाह माफ़ी दे हैं, और अगर किसी पार्टी में खा रहे हैं तो बड़े तमीज़ से खाना खाएंगे, चम्मच के साथ, फोर्क के साथ, हैं बड़े तमीज़ से। और अगर घर में है तो जनाब कोई चम्मच नहीं आते, हाथों से खाई जा रहे हैं। क्यों? लोगों की नज़र में अपना इमेज अच्छा करने के लिए। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बंदा शादी पे खाना खा रहा था, बड़े जनाब बदतमीज़ अंदाज से ऐसे मुंह के अंदर जनाब मुट्ठी भरता चावलों की फेंकता। लेकिन जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई कैमरा जो मूवी बन रही थी वो उसकी मूवी बना रहा था, तो जल्दी से जनाब वो चम्मच के साथ खाना शुरू हो गया। सो इन एडिशन व्हेन इंडिविजुअल्स वर मोर कॉन्फिडेंट, इसके अलावा जब लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, दे परफॉर्म बेटर इन वैल्यूएटिव सिचुएशन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर एज कम्पेयर टू वर्किंग अलोन। फिर है लर्न ड्राइव हाइपोथेसिस। लर्न ड्राइव हाइपोथेसिस क्या है? A further extension of the evaluation approach is the learned drive hypothesis, which was developed by Cottrell, Wack और Schrack and Ritter। और उन्होंने ये दिया कि एक्टिवेशन only increases when actors feel that the audience is capable of evaluating their performance। कि वो सिर्फ उस वक्त ही अच्छा काम करेंगे जब उनको इस चीज़ का एहसास होगा कि जो ऑडियंस हैं वो उनके परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर रहे हैं। सो उन्होंने ये देखा कि किस तरह से पार्टिसिपेंट जो है वो परफॉर्म करता है अच्छा सा, ठीक है ना, दूसरे लोगों की प्रेजेंस में, और ऑडियंस जो है वो किस तरह से फोकस करता है किसी इवेंट के ऊपर, किसी दूसरे की जो है वो प्रेजेंस के अंदर, और किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस जो वो ज़्यादा होती है। उन्होंने ये देखा कि पार्टिसिपेंट परफॉर्मिंग इन द लेटर ग्रुप विद द ऑडियंस दैट वाज फेस्ड या फोकस्ड ऑन व्हाट द पार्टिसिपेंट्स वर डूइंग लार्जली ग्रेव डोमिनेंट रिस्पॉन्स। ठीक हो गया। फिर सोशल ओरिएंटेशन है। सोशल ओरिएंटेशन जो है थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि जो डिफरेंट पीपल्स होंगे, पीपल जो है उनकी जो ओरिएंटेशन है वो सोशल सिचुएशन के अकॉर्डिंगली होती है, ठीक है ना। तो द इंडिविजुअल्स डिफरेंस प्रेडिक्ट्स हु विल शो सोशल फैसिलिटेशन और इम्पेयरमेंट परफॉर्मेंस। दीज थ्योरी स्टेट्स एज individuals with positive orientation are more likely to display the social facilitation, while the people with negative orientation are likely to experience। तो जो पॉजिटिव ओरिएंटेशन वाले हैं वो अच्छा काम करेंगे, जो नेगेटिव ओरिएंटेशन वाले हैं उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। सो दोज विद पॉजिटिव ओरिएंटेशन आर इंडिविजुअल हु आर सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड हु रिएक्ट पॉजिटिवली टू द चैलेंज। अब पॉजिटिव ओरिएंटेशन वाले कौन हैं? ये वो लोग हैं जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंट है और किसी भी चैलेंज को पॉजिटिव लेते हैं। सो ये थ्योरी क्या कहती है? इंडिविजुअल फाइंड सेफली इन नंबर्स, सेफ्टी इन नंबर्स। ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल हु हैज अ नेगेटिव ओरिएंटेशन डिफाइंड, वो कैसे? बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज लो सेल्फ एस्टीम, इनहिबिटेड एंड फीलिंग थ्रेटन्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर्स। वो लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग हैं जो कि दूसरे लोगों की मौजूदगी में डर महसूस करते हैं। ओवरलोडेड हाइपोथेसिस क्या है? Overload hypothesis works according to the distraction conflict hypothesis, saying that distractors do not lead to increase arousal। वो ये कहती है कि जो डिस्ट्रैक्टर हैं
वो आपकी जो है वो अरोजल को ज़्यादा नहीं कर सकते. बट रेदर कॉग्निटिव ओवरलोड when the individual is bombarded with the excessive information in their work memory, and when the cognitive overload individual will do worse on complex tasks and better on the simpler tasks. ठीक है ना, कि जब उनके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है तो उस इंफॉर्मेशन को मद्देनज़र रखते हुए वो जो आसान काम होंगे उनको अच्छा करेंगे, मुश्किल कामों को बुरा करेंगे. तो परफॉर्मेंस इंक्रीजेज ऑन सिंपल टास्क बट परफॉर्मेंस फोकस देयर अटेंशन ऑन न्यू स्टिमुलाई instead of their irrelevant stimuli, that is characteristics of the simple task. So performance decreases on complex tasks because the performance focuses on the distracts but also need to focus on relevant stimuli, that they are the characteristics of the complex task and they cannot handle all of the information that being presented with. सेल्फ प्रेजेंटेशन अप्रोच क्या है? सेल्फ प्रेजेंटेशन अप्रोच सोशल फैसिलिटेशन की दो मेन थ्योरीज हैं. पहली इसमें है अरोजल और ड्राइव के अकॉर्डिंग विद और विदाउट में. फर्स्ट थ्योरी जो है वो आर्ग्यू करती है कि प्रेजेंस ऑफ ऑडियंस इंडिविजुअल बिकम कंसर्न विद सेल्फ प्रेजेंटेशन. ठीक है ना. दे पॉसिबली एम्बेरस दैट occurs with a negative evaluation lead to the activation arousal increase drive which will cause the dominant effect. Second theory क्या कहती है कि it is not the issue arousal but rather the simple response because the individual wants to appear in the competent the presence of the others. तो risk if the task is easy individual will make easy, अगर मुश्किल होगा तो फिर. इसके साथ ही बेटा आज का लेक्चर आपका ख़त्म होता है जिसमें हमने सोशल फैसिलिटेशन की बहुत ज़्यादा थ्योरीज को डिस्कस किया. आई होप कि आप लोगों को सारी थ्योरी समझ आ गई होंगी. मैंने सादा एग्जांपल्स और सादा लफ्ज़ों में आप लोगों को बताया. फिर भी समझ ना आए तो बेटा आप पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.